तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। अब अगर सपोज आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट आर पे निकालना है कि वहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, कौन सा रेफरेंस पॉइंट आप चूज़ कर रहे हैं। तो सपोज मैंने एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ किया है, वी रेफरेंस उसका नाम दे देते हैं। तो इज इक्वल टू माइनस यहाँ से इंटीग्रल क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट टू बी ई डॉट डी एल। और रेफरेंस पॉइंट का बाय डेफिनेशन ये होता है कि रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे मैंने अपने पोटेंशियल फंक्शन को नेल डाउन कर दिया, उसको जीरो कर दिया। जीरो कर दिया यानी कि इसको मैं जीरो कर दिया तो इसको मैं हटा सकता हूँ। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, ये उसकी आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं रेफरेंस पॉइंट से उठाकर पॉइंट आर तक मैं उसका लाइन इंटीग्रल निकाल लूँ। और जनरली हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते हैं तो लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लोकलाइज्ड मतलब चार्ज हमारा आसपास ही है, चार्ज कोई इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। तो उस केस में मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है 99.9% केसेज में जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो रेफरेंस पॉइंट आपका इन्फिनिटी होता है। तो v एट r इज इक्वल टू आप इंटीग्रेट करना चालू कर दें, इन्फिनिटी से पॉइंट r तक आ जाए, तो जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो आपका डेफिनेशन हो गया पोटेंशियल एट r। किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफाइन करना हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रेफरेंस क्या है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात करते हैं तो इस फॉर्मूले में देखिए क्या है, रेफरेंस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो आप कोई सा भी रेफरेंस ले लें, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट ही रहेगा। पोटेंशियल की एक और प्रॉपर्टी क्या है कि पोटेंशियल भी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। बहुत ही पुराना मेरा साथी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्यों ओबे करता है, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आया था फोर्स से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू समेशन F1 प्लस F2 सबका वेक्टर समेशन होता है। तो इस फोर्स को मैंने बाई क्यू कर दिया, चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2 सबका ये समेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। अब इस E को मैं dl और इधर उधर जाके इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो सबका जो इंटीग्रल आएगा माइनस भी लगा दो सब में ताकि ये डेफिनेशन में आ जाए। तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि ये क्या प्रूव हो गया कि जो पोटेंशियल है वो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। यानी कि अगर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल V1 है, दूसरे के कारण V2 है, तीसरे के कारण V3 है, सबके कारण निकालना है तो क्या होगा, v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और साथ ही साथ इसमें एक फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है, f और e की जब हम लोग बात कर रहे थे तो मेरा f भी वेक्टर था, e भी वेक्टर था, तो हमें वेक्टर समेशन करना पड़ रहा था, वेक्टर एडिशन करना पड़ रहा था। जब मैं v की बात करता हूँ, v क्या है, मेरा स्केलर है, तो ये जो एडिशन है वो सिंपल न्यूमेरिकल एडिशन है। तो अब हम लोग निकालते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए क्या होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लोकलाइज का मतलब क्या है कि मेरा जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोकल एरिया में है, ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और सीधे इन्फिनिटी तक पहुँच गया। प्रॉब्लम क्या होगा इन्फिनिटी तक पहुँचने में, क्योंकि सारा जो हम लोग डेफिनेशन अब निकालेंगे या सारा जो वैल्यू निकालेंगे पोटेंशियल की, हम लोग मान कर चल रहे हैं कि जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है। तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट पे ही कोई चार्ज लेकर पहुंच जाएंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं बात करता हूं लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले देखते हैं वी ऑफ अ पॉइंट चार्ज क्या होगा। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, वी का डेफिनेशन ये होता है माइनस ई डॉट डी एल। आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी से आर पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/r² dr, बहुत सिंपल इंटीग्रल है, ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और ये क्या है, ये डिपेंड कर रहा है 1/r पे। 1/r पे मतलब ये डिक्रीज कर रहा है 1/r के टर्म्स में। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायग्राम होगा कि आपका चार्ज सपोज यहाँ पे रखा हुआ है बिल्कुल इसके बीच में, तो यहाँ से ऐसे डिक्रीज करता हुआ जीरो की ओर जा रहा है। और बिल्कुल अगर आप चार्ज के पास पहुँचते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये फंक्शन देखिए 1/r क्या है, अगर आप r टेंड्स टू 0 तो क्या होगा 1/r टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि अगर आप चार्ज के जितना पास जा रहे हैं, क्लोज जा रहे हैं, आपका पोटेंशियल ब्लो अप कर रहा है, बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। लेकिन आप जैसे उससे दूर जा रहे हैं तो ये 1/r के टर्म्स में डिक्रीज करता जा रहा है। पॉइंट चार्ज के लिए तो ये पोटेंशियल हुआ, लेकिन अगर कोई आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो या ऐसे वैसे हो तो उसके लिए क्या है, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था, क्योंकि आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। क्योंकि अगर एक पॉइंट चार्ज के लिए ये है तो सपोज आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है, मुझे समेशन कर देना पड़ेगा इस वी आर का फॉर दैट आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर वो डिस्क्रीट में है, अगर डिस्क्रीट चार्जेस हैं तो समेशन होगा, अगर वो कंटिन्यूअस है तो समेशन को आप इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन V इक्वल टू समेशन के क्यू आई बाई आर आई फॉर V फॉर अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर ये पॉइंट चार्ज हमारे पास है और अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस है, तो क्या करेंगे, इसको समेशन कर देंगे के डी क्यू, जो मेरा एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट है और उसका हमें पॉइंट P पे फाइंड करना है पोटेंशियल, तो इस डी क्यू का P से क्या डिस्टेंस है R, तो के डी क्यू बाई आर, और के इसमें क्या है, के वही आपका पुराना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि सपोज मैं एक शेल ऑफ चार्ज दे रखा है, शेल ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि इसका यहाँ पे इसके चारों तरफ चार्ज है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, अंदर में हॉलो है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर हो जाएगा, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज। अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, वहाँ पे इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से आप आना चालू करें, बिल्कुल दूर से, और किसी भी रास्ते आ जाएं, क्योंकि ये इंटीग्रल को है, पाथ डिपेंडेंट तो होता नहीं है। इन्फिनिटी से आते रहें और RP तक आ जाएं, उसको इंटीग्रेट कर दें। तो क्योंकि मैं किसी भी रास्ते आ सकता हूँ, तो मैं एक रेडियल रास्ते से आऊँगा, क्योंकि रेडियल रास्ते में इंटीग्रेट करना आसान होता है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे रेडियल रास्ते, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा, या के क्यू बाई आर पी हो जाएगा फॉर आउटसाइड पॉइंट। तो V इक्वल टू के क्यू बाई आर फॉर R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R, मतलब ये कैपिटल R उसका रेडियस है शेल का। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये हो गया। अब अगर आपका पॉइंट, ये तो सेंटर है, अगर आपको इनसाइड में कोई पॉइंट P है, वहाँ पे फाइंड करना है पोटेंशियल, तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला को मैं यूज़ करूँगा। मैं इन्फिनिटी से मैं स्टार्ट किया, मैं अंदर के पॉइंट P तक आ जाऊँगा इंटीग्रेट करते करते। मैंने इन्फिनिटी से स्टार्ट किया अपना इंटीग्रेशन, RP तक आना है, तो पहले मैं इस रेडियस R तक आऊँगा, उसके बाद में फिर मैं R से लेके अंदर के किसी पॉइंट RP तक आ रहा हूँ। इसको दो पार्ट में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि दोनों पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है। जब आप शेल के बाहर रहते हैं तब तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर का टर्म आता है। शेल के अंदर आपने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दिया। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो के क्यू बाई आर आ गया फॉर इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट में क्या देख रहे हैं कि ये जो है आपका पोटेंशियल वो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अंदर में 0 है, तो अंदर में पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं कर सकता है। तो इसका आप डायग्राम बना दें तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अंदर में 0 है, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट है, के क्यू बाई आर इनसाइड द शेल, यानी कि 0 से लेकर R तक। और आउटसाइड पॉइंट के लिए फिर ये के क्यू बाई आर के टर्म्स में डिक्रीज करता जाने, 1/r के टर्म्स में डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहूँ तो अंदर में क्या होता है, वो अंदर में तो 0 होता है, और बाहर में क्या आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर का टर्म्स आता है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और ये जो डायग्राम है, इनफैक्ट मुझे लगता है 2012 या 13 में कभी IIT JEE में पूछा भी गया था कि इनसाइड द शेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में कैसा होगा। तो इसी तरह इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को यूज़ करके आपको कोई सा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, जैसे मैंने शेल के लिए फाइंड किया है, अगर आपके पास एक स्फीयर ऑफ चार्ज दे रखा है तो उसमें भी आप बाहर के पॉइंट के लिए और अंदर के पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हर टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया रहता है, तो इसलिए मैं अब वो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कि पोटेंशियल हमने फाइंड तो कर लिया, लेकिन इस पोटेंशियल का फायदा क्या हो रहा है, इस पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है। पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने जो लिखा था वो क्या था, VB माइनस VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट DL। V ऑफ R एट अ पॉइंट R जो लिखा था उसका डेफिनेशन क्या था, माइनस की कांस्टेंट रहे, रेफरेंस इंटीग्रल R E डॉट DL। ठीक है। अब जिन लोगों ने कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस देखा होगा या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जानते होंगे कि अगर इस तरह का इक्वेशन है, इसको मैं अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा, और ये क्योंकि डिफरेंशिएट करना है तो इंटीग्रल साइड निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस E डॉट DL। ये तो मैंने बहुत ही मैथमेटिकली बता दिया, ये बहुत ही सिंपल है। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका कोई आर्बिट्रेरी लाइन इंटीग्रल है, A से आप B जा रहे हैं, यहाँ से A से B आपने गया, तो VB माइनस VA आपको निकालना है, तो आपने क्या किया, E डॉट DL इंटीग्रल अलॉन्ग एनी पाथ A से B चले गए। इस पाथ का मैंने एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले लिया है लेंथ DL का, और आपसे कोई पूछ रहा है कि इस DL लेंथ को ट्रैवल करने में पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है डिफरेंस क्या आएगा, dv डिफरेंस होगा क्योंकि ये स्मॉल पाथ के लिए है,
और क्योंकि ये dl बहुत ही स्मॉल है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा e है इस स्मॉल के लिए कांस्टेंट है, तो dv इक्वल टू माइनस ई, और ये डॉट प्रोडक्ट तो होना ही है, e डॉट dl होगा। तो ये और ये दोनों फॉर्मूला दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों जो डेफिनेशन है ये इंटीग्रल फॉर्म में है और ये जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म में है। तो ये हो गया dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। ई क्योंकि आपका वेक्टर है तो मैं ई को लिख सकता हूँ, ई मेरा कुछ भी होगा तो ऐसे होगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जे ई जेड के डायरेक्शन में। अब इसका मैं डॉट प्रोडक्ट अगर इससे लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी एल, और डी एल जो मेरा है वो है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके आप माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ये बहुत ही सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट दोनों का आपने लिख लिया है। तो इससे अब ये मुझे फाइंड करना है कि अगर आपको किसी ने पोटेंशियल दे दिया है, V दे दिया है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। इंटीग्रल वाले फॉर्मूले से क्या हो रहा था कि आपको कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम हो गई और आपको कोई बोल रहा है कि V बता दो मुझे, तो आप बोलेंगे ठीक है मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट करके मैं आपको V बता देता हूँ। अब ये क्या है, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमेशा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में उल्टा होता है, तो वही उल्टा है कि आपको कोई कहीं से पोटेंशियल फंक्शन दे रहा है, किसी ने V दे दिया कि V आपका है 4x² y क्यूब या कुछ भी है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ मुझे Ex क्या है, Ey क्या है, Ez क्या है। तो आप इससे तो कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये तो बहुत ही अजीब सा इक्वेशन है कि इसमें तीन वेरिएबल है, Ex, Ey, Ez है, मैं कैसे फाइंड करूँ। उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि आप एज्यूम कर लें कि आपका dy और dz इनिशियली दोनों जीरो हैं, और वो एज्यूम आप कर सकते हैं क्योंकि आपने ऐसा पाथ ही चूज कर लिया। आपको dl आर्बिट्रेरी हो या नहीं हो, ये फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड होता है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। तो जैसे ही dy और dz आपने जीरो कर दिया तो ex की वैल्यू क्या आ गई, ex इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। तो आपने ex निकाल लिया। उसी तरह आपको ey निकालना है तो क्या हो जाएगा, ey इज इक्वल टू माइनस dv बाई dy। लेकिन यहाँ पे नोटेशन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन नहीं है, ये है डिफरेंशिएशन अंडर द कंडीशन दैट dy एंड dz इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अंडर द कंडीशन कि y और z को आपने कांस्टेंट रखा है। तो इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, माइनस डेल v बाई डेल एक्स। ये सब मैं अभी कर क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे किसी ने v दे दिया है, v सपोज किसी ने मुझे ये दे दिया है 4x² y क्यूब, और मुझसे बार बार पूछ रहा है कि बताओ Ex क्या है, Ey क्या है, Ez क्या है। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है, dv इक्वल टू माइनस Ex dx। इतना लंबा सा रहा है क्योंकि इसमें तीन अननोन है, Ex भी अननोन है, Ey भी अननोन है, Ez भी अननोन है, मैं कैसे फाइंड करूं। तरीका मैंने ये निकाला क्योंकि ये वाला जो रिलेशन है वो किसी भी आर्बिट्ररी dl के लिए ट्रू होता है, मतलब किसी भी आर्बिट्ररी पाथ के लिए ट्रू होता है। देखिए शुरू से मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या है बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा फोर्स है, इसने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया है। ये बोलता है कि तुम मुझे किसी भी पाथ पे ले जाकर इंटीग्रेट कर दो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो ये dl क्या है, मैं कोई भी आर्बिट्ररी पाथ ले लेता हूँ। जब मैंने dl को कोई भी आर्बिट्ररी पाथ ले लिया तो मैं एक पाथ लेता हूँ जिसमें मेरा y और z कांस्टेंट है। तो जब ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा तो Ex क्या हो गया, माइनस dv बाई dx, और इसको मैं दूसरे नोटेशन में लिखता हूँ इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स। डेल का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव, जिसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, कीपिंग y एंड z द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। तो देखिए अगर आपका v ये दिया हुआ है और आपसे अब कोई पूछ रहा है कि बताओ Ex क्या है, तो Ex को माइनस डेल v बाई डेल एक्स का मतलब हुआ कि आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो क्या हो जाएगा 4x² का आ जाएगा 8x, और ये माइनस तो रहेगा ही, माइनस 8x, और y को कांस्टेंट रखना है तो 8x y क्यूब। ये आपका Ex आ गया, सिंपल। उसी तरह आपसे कोई पूछे कि Ey क्या है, तो वो हो जाएगा माइनस डेल v बाई डेल y। तो Ey को मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो एक आएगा ही। अब मुझे x को कांस्टेंट रखना है तो 4x² रहेगा, और y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3y², तो आ जाएगा माइनस 12x² y²। ये मेरा Ey हो गया। अब आपसे पूछेगा Ez, तो Ez होता है माइनस डेल v बाई डेल जेड।
ये z का फंक्शन है ही नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो Ez इक्वल टू 0। उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है Ex इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, Ey इक्वल टू दिस, Ez इक्वल टू दिस। और इसको एक आप इस नोटेशन को भूल जाइए क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको ग्रेडियंट कहते हैं, E इक्वल टू माइनस ग्रेड वी कहते हैं, लेकिन उस नोटेशन को भूल जाइए। यानी कि E को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मेरा Ex कॉम्पोनेंट यहाँ पर आ गया, Ey कॉम्पोनेंट यहाँ आ गया, Ez कॉम्पोनेंट ये आ गया। यानी कि E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे प्लस डेल वी बाई डेल जेड के। तो ये रिलेशन है E और V के बीच में। और इन दोनों के बीच में रिलेशन को क्यों फाइंड करना चाहिए? क्योंकि देखिए, जब भी आपको कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और आपसे कोई पूछता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, सिंपल इंटीग्रल कैलकुलस कर सकते हैं, उससे निकालें, या अगर सिमेट्रिकल है तो आप गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन उन सब मेथड में एक प्रॉब्लम ये है, खासकर अगर आप इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर फंक्शन है और वेक्टर का इंटीग्रेशन में बहुत डिफिकल्टी आती है। आपको उसको साइन देखना पड़ता है, dl किधर जा रहा है, dA किधर जा रहा है, दोनों के बीच एंगल क्या है, बहुत सारे लफड़े होते हैं। लेकिन V में क्या है, V तो बेचारा चुपचाप से बोला मैं तो स्केलर हूँ, मुझे तो कोई साइन और डायरेक्शन का फर्क ही नहीं पड़ता है। तो V निकालना किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिलेटिवली आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि V एक स्केलर है। तो आप बोलेंगे ठीक है आपने V तो निकाल लिया लेकिन मुझे चाहिए था E। तो उसी का ये तरीका है कि अगर आपको V दिया हुआ है और आपको E चाहिए तो V से E आने के लिए आपने डिफरेंशिएशन ये पार्शियल वाला किया, डेल बाई डेल एक्स वाला तरीका। और अगर आपको E से V जाना है तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आप लोगों ने कैलकुलस में भी देखा होगा कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर मुझे E दिया हुआ है और मुझे V फाइंड करना है तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, E डॉट डी एल इंटीग्रेट किया, V आ गया। और अगर मुझे V दिया हुआ है और मुझे E फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा। और डिफरेंशिएट भी कैसा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल क्यों? क्योंकि जो V मेरा जो फंक्शन है उसमें x, y, z तीनों हो सकता है, इसलिए मैं डेल बाई डेल एक्स के टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके मैं V से E में जा रहा हूँ।